नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैप्रिकॉन एसेंडेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है। अभी सैटर्न फिलहाल पाइसेस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिंग सैटर्न आपके लिए वो 11 कौन सी चीजें लेके आने वाले हैं जो आपके जीवन के लिए अगले 2.5 साल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये वैसी 11 चीजें हैं जो आप अगले 2.5 साल में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले हैं कि ये आपके साथ होगा ही होगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है आपका एनर्जी का फील। आप नेक्स्ट 2.5 साल में काफी ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैटर्न आपके पत्री के अंदर आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो क्योंकि ये हमारे लग्न से 3rd हाउस पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे पराक्रम को बढ़ाएगा। और वैसे भी जो कैप्रिकॉन एसेंडेंट होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं, क्योंकि शनि आपका लग्नेश बनता है और जिनका लग्नेश ही शनि बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना ज्यादा कर्म प्रधान वो होगा, कितना वो कर्म को प्रधानता देता होगा। तो यहाँ पे वो लोग जो कैप्रिकॉन एसेंडेंट है वो अगले 2.5 साल में बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। उनको फिजिकल मेंटल हर लेवल पे ऊर्जा महसूस होगी। उनको लगेगा कि भाई फिजिकली मेरे अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी एनर्जी है कि मैं कुछ कर जाऊंगा। मेंटली वो इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि कभी उनके पास बोर्डम आसपास भी नहीं दिखने वाला है। उनके साथ कई बार मेंटली वो इतना स्ट्रांग फील करेंगे कि कोई भी हर्डल उनके सामने आएगा तो वो उनको चुटकी से निपटा के उससे आगे निकल जाएंगे। कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यार मेरे से ये चीज कैसे हो पाएगी, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सवाल उनके पास नहीं आने वाले हैं। आप मान के चलिए कि जब लग्नेश आपके 3rd हाउस में होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में बहुत ज्यादा बल देने वाले हैं। और इसके साथ ये आपको आपकी इम्यूनिटी पावर भी ठीक करेंगे। वो आपको रोगों से दूर रखेंगे, क्योंकि ये लग्नेश है। लग्नेश जब 3rd हाउस में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो जब वो लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी से रिलेटेड पावर्स होती है कि भाई हीलिंग, अपने आप आपकी बॉडी हील कर सकती है, तो वो पावर्स भी यहाँ पे सैटर्न आपका बढ़ाता हुआ नजर आ रहे हैं कि आप अगले 2.5 साल के समय में, अगले 2.5 साल के कालखंड में आप थोड़े से कम बीमार पड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखने वाला है वो है आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। वैसे तो मकर राशि वाले रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये जुपिटर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, जो जुपिटर की राशि होती है पाइसेस, उसके अंदर ये ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिट में एक अच्छा संकेत निकल के आता है कि आपको ऊर्जावान के साथ साथ जो रिस्क हमारे लेने की एपेटाइट होती है, ये आपके रिस्क लेने की एपेटाइट को बढ़ा देंगे। जहाँ पे अगर आप एक नया वेंचर शुरू करने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि आप जॉब के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या वैसे भी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी आप कर्म करते हैं, उन सारे कर्म के अंदर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज यहाँ पे बढ़ने वाली है। दिखाएगा कि जब लग्नेश आपके 3rd हाउस में है तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को इस हिसाब से बढ़ाने वाले हैं कि उस कॉन्फिडेंस से आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक ऐसी ताकत जगाने वाला है, एक ऐसा आपको फील देने वाला है कि भाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे 3rd हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपको नए स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। 3rd हाउस हमारे स्किल का हाउस भी होता है, और क्योंकि ये 3rd हाउस से बैठ के सीधा आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, तो वैसे स्किल्स जो आपकी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, वैसे स्किल्स जो आपकी लाइफ के अंदर हाथ का हुनर बढ़ा सकते हैं, तो वैसा कोई भी नया स्किल आप सीख सकते हैं अगले 2.5 साल के कालखंड में, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके काम के लिए, आपके करियर के लिए, डेली लाइफ के लिए बहुत सारी चीजों को आपके लिए इजी करने वाला है। क्योंकि जब हाथों का स्किल बढ़ता है तब वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी काम आता है। तो कहीं ना कहीं अगले 2.5 साल के अंदर आप इस सारे स्किल्स को आप सीखते हुए भी नजर आएंगे और उनको यूटिलाइज करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपकी बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाने वाले हैं। तो जब वो आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे तो ये सारे स्किल्स जो आप सीखेंगे, हाथों का स्किल जो आप सीखेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि सैटर्न जब अपना एक कालचक्र खत्म करता है, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट राशि से अपना कालचक्र शुरू करते हैं और सारी राशियों से गुजर के वो 12वीं राशि में आके अपना एक कालचक्र खत्म करते हैं। तो खत्म करता हुआ सैटर्न कहीं ना कहीं पिछले सारे राशियों की एनर्जी अपने साथ लेके आते हैं। तो वहां पे बहुत सारे
जो नए स्किल्स, आप हाथों का स्किल सीखेंगे, हाथों का जो आप गुण सीखेंगे, वो गुण आपके पिछले सारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे होगा कि जो भी आपने अपने जीवन के अंदर महसूस किया है कि ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे सीखनी चाहिए सो दैट मेरी लाइफ थोड़ी सी अपग्रेड हो। तो यहाँ पे वो अपग्रेडिंग स्किल्स आप सीखने वाले हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आप तीर्थ स्थल अगले 2.5 साल में जरूर जाएंगे। और हो सकता है कि ये वैसे तीर्थ स्थल हो जो थोड़ा सा पहाड़ों के ऊपर हो, जहाँ पे थोड़ी सी ठंडक होती है, ठंडे इलाके, वहां के आप देवी देवताओं के पास आप दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपके 9th हाउस में डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि एक बार जब आप तीर्थ स्थल को विजिट करेंगे उसके बाद आपको इतना मन लग जाएगा वहां पे, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जो आपके अंदर का एक कह सकते हैं कि अंदर से जो खुशी मिलती है किसी जगह पे जाने से, स्पेशली जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल अपने आप को महसूस करते हैं, जब आपके पास बुद्धि का संचार हो रहा होता है, तो उस वक्त जब आप किसी ऐसे तीर्थ स्थल को विजिट करते हैं तो अंदर से एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है। और वो फीलिंग आपकी इस 2.5 साल में इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि आप एक बार सिर्फ तीर्थ स्थल पे जाके नहीं रुकने वाले हैं। आपको इतना मजा आ जाएगा किसी भी तीर्थ स्थल में जाने के बाद कि आप अगले 2.5 साल के पीरियड में बार बार तीर्थ स्थलों पे जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि ये तीर्थ स्थल आपका अपना होम टाउन के नजदीक भी हो सकता है ना। कई बार आपके होम टाउन के आसपास भी कोई तीर्थ स्थल होगा, तो इस बार हो सकता है कि आपका वहां का प्लान बन जाए। हो सकता है कि आपका पहाड़ों के ऊपर प्लान बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पुराने तीर्थ स्थल पे जाए। कई बार होता है सैटर्न पुरानी चीजों को भी दिखाते हैं, तो यहाँ पे कोई पुराना मंदिर होगा कि पुराना मेरे इष्ट देवी का मंदिर है, इष्ट देवता का मंदिर है, वहां पे आप जाते हुए नजर आएंगे। या जैसे शिव भगवान ही है तो कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि ये शिव प्राचीन शिव मंदिर है ना, ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, ये प्राचीन दुर्गा मंदिर है, ये प्राचीन काली मंदिर है। तो वैसे टाइप के मंदिर में भी आप जा सकते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली ये टर्म मेंशन होगा कि ये प्राचीन मंदिर है ना। तो ऐसे टाइप के मंदिरों के अंदर आप तीर्थ करते हुए या मंदिरों में जाते हुए आप नजर आने वाले हैं। जो हमारा 5वां बिंदु है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होने वाला है, क्योंकि अगले 2.5 साल के पूरे कालखंड में ये आपके मन को अशांत करने वाला है। क्योंकि सैटर्न अपने आप में थोड़ा सा डिस्टरबेंस का कारक होते हैं। कई बार जब वो 3rd हाउस में बैठते हैं तो वो हमारे सोचने के तरीके को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। और वहीं से बैठ के जब ये अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे, तो 5th हाउस हमारे चित्त का भी हाउस होता है, जहां पे हम बैठ के आत्म मंथन करते हैं। तो जब शनि का प्रभाव आपके 3rd हाउस और आपके 5th हाउस पे होगा, तो कहीं ना कहीं अगले 2.5 साल के लिए आपके मन को थोड़ा सा अशांत रखने वाले हैं। आपको अंदर से कई बार थोड़ा सा डाउटफुल फीलिंग हो सकती है कि क्या ये मेरे से होगा कि नहीं। जैसे आपको बोला कि आप ऊर्जावान बहुत महसूस करेंगे, आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी यहाँ बढ़ जाएगी, लेकिन हमेशा ही आपके अंदर एक अलग ग्राइंडर चल रहा होगा, जिस ग्राइंडर के अंदर आप कई बार सोचते हुए अपने आप को पाएंगे कि क्या ये चीजें सही जा रही है, क्या ये चीजें सही नहीं जाएंगी। कई बार यहाँ पे हो सकता है कि आप पेसिमिस्टिक हो जाएं कि भाई हो सकता है मैं इसमें जाऊंगा तो मेरे से गड़बड़ी हो सकती है। दो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है, लेकिन अंदर ही अंदर आप मन से थोड़े से अशांत रहने वाले हैं। और एक चीज ये भी होगी कि अभी 50 दिन का कालखंड है, जब शनि राहु के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपका मन थोड़ा सा ज्यादा अशांत रह सकता है। एक बार मई में जब राहु का ट्रांजिट हो जाएगा तो उसके बाद ये अशांति थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि राहु वो ट्रांजिट करके आपके 2nd हाउस में जाने वाले हैं, और 2nd हाउस कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, हमारे फेस का होता है। तो जब वहां पे राहु पहुंचेगा तो वो फिर से आपके दिमाग को थोड़ा सा अशांत कर सकता है। तो ओवरऑल अगले 2.5 साल के पीरियड में आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं मन से थोड़े से अशांत रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है आपकी स्टेटस से जुड़ा हुआ। कहीं ना कहीं जब सैटर्न आपके 3rd हाउस पे बैठते हैं, आपके 5th हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ती है, तो आपके कम्युनिकेशन की वजह से, जिस हिसाब से आप कम्युनिकेट करते हैं, या फिर आपके बारे में अगर कोई रॉन्ग कम्युनिकेशन करेगा, आपके बारे में कोई कुछ गलत तरीके से आपको प्रोपोगेट करता है, आपको प्रायोजित करता है, तो वहां पे आपके सम्मान की हानि होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये एक चीज जरूर होगा, जिनकी पत्री के अंदर थोड़ा सा जुपिटर गड़बड़ है, मार्स गड़बड़ है, वो लोग यहाँ पे देखेंगे कि उनका जो सम्मान है वो अगले 2.5 साल में थोड़ा सा घटता हुआ नजर आएगा। वहां पे किसी ना किसी प्रकार से आपकी बदनामी हो सकती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं जिसमें
डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से रिलेटेड कुछ काम होने वाला है, तो वहां पे थोड़ा सा आप संभल के काम करें, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो उस गड़बड़ी की वजह से आपका अपमान हो सकता है, आपका अपयश यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ लीगल मैटर्स के अंदर आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, और जो भी आप बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा तोल मोल के बोले। कोशिश करें कि थोड़ा सा कम बोले, ज्यादा ना बोले। कई बार होता है कि अपनी बात को रखने के लिए लोग ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे अपने शब्दों का कम इस्तेमाल करें और छोटे में ही अपने बात को सीमित करने की कोशिश करें। सातवां जो केंद्र बिंदु है, ये है आपके फॉरेन के बारे में। यहाँ पे कई सारे लोगों को फॉरेन से किसी ना किसी प्रकार का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब सैटर्न अपने 10वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे, और 12th हाउस खुद वापस से जुपिटर की ही राशि है, सैजिटेरियस राशि है, तो यहाँ पे धनु पे जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके फॉरेन से आपको किसी प्रकार का लाभ यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। अब मजे की बात यह है कि आपका जो सैटर्न है आपके सेकंड हाउस का भी मालिक है, तो सेकंड हाउस के मालिक को जब ये एक्टिवेट करेंगे और साथ में इनकी दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी, तो ये एक प्रकार से सेविंग्स दिखाता है कि फॉरेन से आपके पास कुछ पैसा आएगा, फॉरेन से आपके पास किसी भी प्रकार से एक गेन आएगा जिसको आप सेव कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पैसा खर्च करेंगे उसी के अनुपात में लोगों की सेविंग्स होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपकी सेविंग्स यहाँ पे ज्यादा हो। अगर आप थोड़ी सी कंजूसी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेविंग्स भी यहाँ पे कम होगी, क्योंकि ये एक प्रकार का योग ही बनता है जब आपका 12वां हाउस और आपका दूसरा हाउस दोनों अगर कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपके एक्सपेंसेस और आपके सेविंग्स को एक तरह से आप कह सकते हैं कि तराजू के दो साइड्स बना देते हैं, जहां पे आप अगर एक्सपेंस करेंगे तो आपको सेविंग मिलेगी, अगर आप सेविंग पे ध्यान देंगे तो आपका एक्सपेंस अपने आप थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों के साथ होती हुई नजर आ रही है। फिर नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाली है, लोग यहाँ पे अपने आप को थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक महसूस करने वाले हैं। वैसे भी शनि आपके सेकेंड हाउस का मालिक है, आपके लग्न का मालिक है, और जब इनका संबंध आपके 12वें घर से बनेगा, जब लग्नेश का संबंध 12वें घर से बनता है, तो वो लोगों को थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक बनाता है, वो लोगों को अपने एग्जिस्टेंस के कारण के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि कई बार जब आपका लग्नेश ही आपके 12वें घर से कनेक्ट होगा, तो वो आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर एक ऐसा सवाल जरूर से जरूर लेके आएगा कि मैं जो पैदा हुआ हूँ इस धरती पे, जो मेरे होने की वजह है, क्या मैं उस वजह को ढूंढ पाया हूँ, क्या मैं उस वजह को फुलफिल कर पाया हूँ। क्या कई बार होता है ना कि जब 12वें घर के बारे में लोग बोलते हैं तो लोग मोक्ष के बारे में बोलते हैं, तो यहाँ पे लोग अपने मोक्ष के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि क्या मैंने अपने जीवन के अंदर इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मैं मोक्ष पा सकता हूँ। लोग यहाँ पे थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं कि भाई मैंने जीवन में काफी काम कर लिया है और मैं अब थोड़ा सा अर्ली रिटायर होना चाहता हूँ। तो वैसे प्रकार की चीजें भी यहाँ पे लोगों के दिमाग में आ सकती है। तो किसी ना किसी प्रकार से आप थोड़ा सा आध्यात्मिक होते हुए नजर आ रहे हैं, और उन आध्यात्मिक जो आपके चैनल्स हैं उनको थोड़ा सा आप प्लान करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचेंगे तो आप अपना फ्यूचर देखते हुए सोचेंगे कि फ्यूचर में मैं किस हिसाब से अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, फ्यूचर में किस हिसाब से मैं अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकता हूँ। तो वैसी चीजें यहाँ पे लोग सोचते हुए नजर आने वाले हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है, ये वैसे लोगों पे ज्यादा काम करेगा जो अपार्टमेंट्स में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। तो वहां पे जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो देख सकते हैं कि उनके नेबर्स से उनके अगले 2.5 साल के अंदर खिटपिट होने वाली है। आपके नेबर्स हो सकते हैं आपके लिए, आपके साथ पार्किंग को लेकर किसी प्रकार से विवाद खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर में पुरानी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी वजह से वो आपके साथ किसी प्रकार का विवाद खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि आपके 5th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके बच्चों से रिलेटेड भी वो किसी प्रकार का विवाद कर सकते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपके नेबर के बच्चे साथ में खेल रहे हैं, और फिर बच्चों में लड़ाई हो गई तो आप उनके पेरेंट्स भी लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसा करके कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा नेबर के साथ खिटपिट होते हुए नजर आ रही है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट क्योंकि 3rd हाउस से हम लोग नेबर भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेबर के साथ किसी ना किसी प्रकार का विवाद दिखाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है, हमारा 10वां बिंदु, वो है हमारे बड़े सेविंग्स के बारे में। नेक्स्ट 2.5 साल के पीरियड में आपकी बड़ी सेविंग होने वाली है।
है ना। ये सेविंग ऐसी वैसी नहीं होगी, ये बड़ी सेविंग होने वाली है, क्योंकि जब आपका पराक्रम बढ़ता है, जब विदेश आपका साथ देता है, जब धर्म या लक जब आपका साथ देता है, और इसी के साथ जब आपका चित्त थोड़ा सा आपके फ्यूचर के बारे में आपको प्लान करने के लिए दिखेगा, तो वहां पे आपको ये एक चीज जरूर से जरूर दिखने वाली है कि जो आपकी सेविंग है वो मोटी सेविंग आने वाली है। और कई बार कहते हैं कि जब लग्नेश से ये थर्ड में जाके बैठेंगे, क्योंकि ये स्वयं ही लग्नेश है, और लग्न से थर्ड पोजीशन में जब जाके ये बैठेंगे तो लग्न पे काफी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये सेकंड हाउस के भी मालिक हैं, और इस सेकंड हाउस से सेकंड में जाके ये बैठे हैं। तो सेकंड हाउस खुद ही धन सेविंग का हाउस होता है, जो हम लोग सेविंग करते हैं वो हर प्रकार के सेविंग का हाउस है, और इससे हम लोग अपने पैसे की सेविंग्स को भी देखते हैं। और जब ये सेकंड हाउस से सेकंड में बैठेंगे तो ये सेकंड हाउस के गेन को बढ़ाएंगे, और क्योंकि ये सैटर्न का अपना ही राशि है, एक्वेरियस सैटर्न की अपनी राशि बनती है, तो अपने राशि को ही वो ज्यादा गेन देते हुए नजर आएंगे। और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है, जब वो देता है तो वो बड़ी चेंजेस देते हैं, वो बड़ा पैसा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सेविंग्स होने वाली है वो भी बड़ी होगी। बट ये बड़ी सेविंग का मतलब ये नहीं कि अचानक से आप 2-4 करोड़ रुपए या 10 अरब रुपए आप जमा कर लेंगे। हाँ, आपका सामर्थ्य जिस हिसाब से है, आप जीवन के जिस जगह पे हैं, से अगर आप अभी अपने 30s में हैं, तो हो सकता है कि आप अभी फिलहाल साल का 50,000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो आप अचानक से साल का 2 लाख रुपए जमा करना शुरू करेंगे, है ना। ये आपके लिए बड़ी सेविंग हो गई। वहीं पे जो अपने 40s में है, साल में यूजुअली वो 4-5 लाख रुपए जमा कर रहे थे, हो सकता है कि अब वो साल का 10 लाख रुपए भी जमा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने सेविंग्स के अंदर एक बड़ा गेन देखने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपको अगले 2.5 साल के अंदर दिखने वाली है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है वो है एक्सपेंसेस, क्योंकि जो हमारा 12th हाउस है वो हमारे एक्सपेंसेस का भी हाउस होता है, और जब सैटर्न 10th दृष्टि से वहां पे देखेंगे तो आपके एक्सपेंसेस को भी बढ़ाएंगे। तो हमारे स्पिरिचुअलिटी को तो बढ़ाएंगे, बट साथ के साथ वो हमारे एक्सपेंसेस को भी बढ़ाएंगे। तो ये एक चीज है जो कॉमनली लगभग सभी देखने वाले हैं कि अगले 2.5 साल के अंदर आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएगी, आपकी सेविंग्स तो होगी ही होगी, बट उसके साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मेरा खर्च भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे आपको पिछले पॉइंट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस हिसाब से आप अपने एक्सपेंस को बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि नहीं, मैं पैसा कम खर्च करूं और ज्यादा पैसा मैं बचाने के बारे में सोचूं, मैं जमा करने के बारे में सोचूं, तो यहाँ पे हो सकता है कि सैटर्न आपके प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जो आपका कर्म है, जो सैटर्न की 10th दृष्टि है ना, वो बड़ी कार्मिक दृष्टि होती है। तो वहां पे सैटर्न कहते हैं कि आप कर्म कीजिए। अगर आपका मन होता है, क्योंकि अगले 2.5 साल के अंदर काफी सारे लोगों के पास जब वेल्थ आएगी तो उनका मन करेगा कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ करूं, है ना। वहां पे कई बार आपका मन करेगा कि चलो मैं इस बार भंडारा कराता हूँ, चलो मैं वैसे लोगों की सेवा करता हूँ, मैं एक डोनेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का डोनेशन करने का अगर आपका मन होता है तो यहाँ पे डोनेशन जरूर करें, क्योंकि जब इनकी 7th दृष्टि आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा तो वो आपके धर्म से जुड़े हुए दान को भी एक्टिवेट करेगा। वहां पे हो सकता है कि आप किसी मंदिर के बनने के लिए डोनेशन दे। वहां पे हो सकता है कि जब आप तीर्थ स्थल पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे गरीबों को आप थोड़ा सा पैसा दान करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि वहां पे किसी प्रकार की व्यवस्था के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन करते हुए आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे वहां पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो अगले 2.5 साल में अगर आप वैसी चीजें करेंगे तो वैसा कर्म करने से आपका पैसा घटेगा नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे आपके अच्छे कर्मों की वजह से शनि आपको अच्छा रिवॉर्ड देने वाले हैं। और ये रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपके हित में होगा, जहां पे वो आपको फिजिकली, मेंटली और बिहेवियरली आपको चेंज होने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाएं। आप दूसरों के लिए भी करें, अपने से बड़े, अपने से छोटे वर्ग के लोगों के लिए करें, और ये सारा जो कर्म है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ओवरऑल ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, मोटा मोटा इतना था हमारे सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। ये 11 बिंदु आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बहुत सारे प्रभाव ऑलरेडी आपके लाइफ के अंदर शुरू हो चुके होंगे, तो ऐसे कुछ चीजें जो आपने ऑब्जर्व करी हैं तो उसको आप जरूर कमेंट्स में लिख के बताएं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूरतमंद लोगों के साथ इसको शेयर करें। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।